कैद रंग। लीजिए प्रस्तुत है अनेक साहित्यिक पुरस्कारों से सम्मानित प्रख्यात कथाकार श्री गोविंद मिश्र के लिखे उपन्यास पर आधारित रेडियो रूपांतर कोहरे में कैद रंग की छठी कड़ी। हरिओम हरिओम। आप निश्चिंत रहिए रेवा जी। जी स्वामी जी। इस आध्यात्मिक केंद्र का वातावरण अत्यंत ही पवित्र है, शांत है। यहाँ लेखक महोदय को तनिक भी कष्ट नहीं होगा। जी स्वामी जी प्रणाम। क्या अंदर आ सकता हूँ? अरे शिवानंद, अरे आओ आओ। झिझक कैसी? स्वामी जी कहिए, क्या आदेश है? अरे तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी। अरे भाई, लेखक महोदय के रहने का प्रबंध हमारे अतिथि संस्कार की परंपरा के अनुरूप तो कर दिया ना? जी स्वामी जी, अतिथि देवो भव, किंचित मात्र चिंतित न हो। आपके आशीर्वाद से अतिथि गृह में इनके ठहरने का यथोचित प्रबंध किया जा चुका है। हरिओम हरिओम। अब तो इस विषय को लेकर मन में लेश मात्र भी संदेह नहीं रहा। तो शिवानंद, अब विलंब किस बात का? इन्हें रहने के स्थान पर ले चलो। जी स्वामी जी। तो रेवा जी, आप लेखक महोदय को लेकर शिवानंद जी के साथ जाएं और स्थान देखें। जी स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल्याणम अस्तु, मंगलम भवतु। हरिओम 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 हरिओम। आइए रेखा जी, लेखक महोदय। हाँ हाँ शिवानंद जी, हाँ चलिए। वो एक आध्यात्मिक केंद्र के परिसर में स्थित उस केंद्र का अतिथि गृह था। रेवा यहीं पर मेरे रहने का इंतजाम कराने आई थी, ताकि मैं आज तक लिखे हुए अपने इस उपन्यास को किसी अच्छे अस्थायी आवास में रहकर आगे बढ़ा सकूं। हरे रंग के साड़ी ब्लाउज पहने सांवली छरेरे बदन वाली रेवा रेलिंग पर हाथ टेककर सामने की ओर देखते हुए कुछ सोच रही थी। एकाएक उसने पलटकर पूछा, आप यहाँ रहेंगे? अब इससे कैसे कहूं कि मुझे ये जगह पसंद नहीं। हाँ, इस आध्यात्मिक केंद्र के गुरु से लेकर चेलों तक के चेहरे पर बनावटीपन साफ झलक रहा है, लेकिन इस पराये शहर में अब रात गए कहाँ जाऊंगा? हाँ, रात तो यहीं काटनी पड़ेगी। क्यों, आप कुछ बोले नहीं? हाँ? लगता है आपको ये जगह पसंद नहीं आई। अब मुझे भी नहीं आई। अब मतलब आप यहाँ रहे ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। कि इसलिए कि ये जगह बहुत सजी सवरी नहीं है? नहीं, ये बात नहीं। एकदम साधारण जगह भी बहुत अच्छी होती है, पर मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा। स्वभाव से ही कम बोलने वाली रेवा थोड़ा निराश हुई। बॉबकट बालों को झटका देकर फिर बालकनी की तरफ निकल गई। मैं कमरे से झांकते हुए धीरे धीरे बालकनी की ओर निकल आया, रेवा को देखने के लिए, जो बालकनी में कभी इधर जाती कभी उधर जाती, एक अजीब सी बेचैनी के साथ। अब मैंने उसे गौर से देखा। सांवला रंग, मझौला कद, गोलाई से कटे बाल, बड़ी बड़ी आंखें, साधारण शरीर, नौकरी पेशा लड़की की सी फुर्ती। फिर उसने बड़े आश्चर्य से पूछा, आप रह सकते हैं यहाँ? क्यों, ऐसी क्या बात है? अब पता नहीं, अब मैं अभी आती हूँ। हाँ, ठीक है। वैसे रेवा की शंका सही है। मैं यहाँ रहकर भला कैसे लिख पाऊंगा? यहाँ तो हर रोज आडंबरपूर्ण चेहरे वाले साधु ही घूमते दिखेंगे। फिर मैं लाख निस्संग क्यों ना हो लूं, उन्हें देखकर मुझे कुछ ना कुछ तो होगा ही। और फिर यहाँ जहाँ प्रचार ही प्रचार हो, वहाँ कोई सर्जनात्मक कार्य भला
कैसे हो सकता है? हाय, कदमों की आहट, लगता है रेवा आ गई। हाय, हाँ, वही तो है। सुनिए हाँ? सुनिए, हाँ हाँ, क्या हुआ? आप यहाँ नहीं रहेंगे। हाँ? मुझे पता नहीं क्यों ठीक नहीं लग रहा है यहाँ पर। चलिए ना, चलते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा। पर कहाँ? अभी तो मेरे घर ही चलिए। आपके घर? वहाँ और कौन है? वहाँ मेरे पति और एक बेटी। चलिए ना, अब चलते हैं। आइए, चलते हैं। चलिए चलिए चलिए। रेवा मुझे अपने घर ले चली। वो और उसका पति एक शोध संस्थान में पढ़ाते थे और उसी के परिसर में एक छोटे से घर में रहते थे। ये है मेरे पति राकेश। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, आइए आइए, बैठिए बैठिए। शुक्रिया। और ये है हमारी बिटिया। अंकल को नमस्ते कहो बेटा। करो ना नमस्ते, बोलो। गोदी ले ला, गोदी ले ला। लगता है अभी मूड नहीं है इसका। नमस्ते बेटा। अच्छा, सोच लीजिए मैंने ही उसकी तरफ से कर दिया। बड़ी प्यारी बेटिया आपकी। कितनी बड़ी है? बस अब स्कूल जाना शुरू कर दिया है। राकेश, मैंने इनके रहने का इंतजाम जहाँ कराया था ना, वो जगह ना मुझे पसंद आई ना इन्हें। तो मैंने इनसे कहा कि आज रात आप हमारे यहाँ ही रुकिए। आज की रात भर के लिए आपको तकलीफ तो होगी, पर कल से सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, रेवा ने आपका जिक्र किया था कि आप कोई उपन्यास लिख रहे हैं आजकल। चलिए, हमें भी एक लेखक का थोड़ी देर का सही सानिध्य तो मिलेगा। वैसे सच कहूँ, यहाँ आपको मच्छरों का सानिध्य भी मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर थोड़ी ज्यादा हैं। अरे भाई, मच्छर कहाँ नहीं है भला? ठीक कहा आपने। वैसे मुझे लगता है कि लिखने के लिए तो पहाड़, जंगल या फिर नदी या समुद्र के किनारे जाना चाहिए, जहाँ खुलापन है, विराटता है। यहाँ तो ये सब मैं सुलभ करा नहीं पाऊंगी आपको, मगर हाँ, एक शिक्षण संस्थान का ठीक ठाक सा वातावरण आपको जरूर मिल जाएगा यहाँ पर। जहाँ पर खोज है, उत्सुकता है। हाँ, और उस आध्यात्मिक केंद्र की तुलना में आपको यहाँ का माहौल ज्यादा पसंद आएगा। जी, तो समझिए पसंद आ ही गया। तो ठीक है, कल यहीं के हॉस्टल में भेज देंगे आपको। वहाँ एक कमरा तो मिल ही जाएगा, क्यों राकेश? हाँ हाँ, क्यों नहीं। थैंक यू। अगले दिन राकेश मुझे हॉस्टल के कमरे में पहुंचा गया और रेवा मुझे वहां ठहरवा कर या फिर सामान की तरह रखवा कर जैसे मुझे भूल ही गई। हॉस्टल का वातावरण अच्छा था। ताज्जुब हुआ कि रेवा को पहली मुलाकात में ये कैसे पता लग गया कि मेरा मन कहाँ लगेगा और कहाँ नहीं। इसे लेखक की मनस्थिति का सामान्य अनुमान कहें या फिर स्त्री की प्राकृतिक सूंघ, जो पहली बार ही किसी को देखकर उसके भीतर काफी कुछ जान लेती है। जो भी हो, एक शाम परिसर में घूमते हुए रेवा मुझे अपने पति राकेश और बच्ची के साथ अचानक मिली गई। नमस्कार। नमस्कार 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 नमस्कार। हेलो बेटा, कैसे हो? हैं? आखिर मुलाकात हो ही गई आप लोगों से इस वक्त। हाँ, हम लोग भी जरा शाम की सैर पर निकले थे। ये बच्ची भी खुश हो जाती है बाहर निकलकर। अच्छा हाँ, ये तो बताइए आप, जगह तो ठीक लगी ना आपको? हाँ, जगह तो बहुत अच्छी है और काम भी चल पड़ा। और खाना कैसा है? अरे हाँ राकेश, हाँ, तुमने इनके लिए सादा खाना भिजवाने के लिए तो बोल दिया था ना? हाँ, मैंने तो बोल दिया था। क्यों, कोई परेशानी तो नहीं है आपको? अजी साहब, बिल्कुल भी नहीं, खाना भी स्वादिष्ट है। ओके। बहुत बढ़िया। गोदी ले लो, गोदी ले लो। आओ बेटा आओ। पापा की गोद में। कितनी खुश है। अब इसे लग रहा है हम लोग आपस में बात कर रहे हैं और इस पर ध्यान नहीं दे रहे। मेरे बेटा को ऐसे लग रहा है। अरे बाबा। अब ये है ना, घर भी जाना चाह रही है। हाँ हाँ,
देखिए मुझे माफ कीजिएगा, जी। अब मैं इसे लेकर घर जाता हूँ, वरना ये रोना शुरू कर देगी और आप बात कर नहीं पाएंगे। जी 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 आप लोग बात कीजिए, जरूर। मैं चलता हूँ, मुझे इजाजत दीजिए। जी जी जी, मैं समझता हूँ, एक बाप के दिल को समझता हूँ। जी जी। बाय बेटा। ओके बाय। बाय करो बेटा। ओके राकेश जी, ओके, बाय बाय। अच्छा बाय। बाय बाय। मैं ही कह देता हूँ, इसको नींद आ रही है। चलिए हम लोग इस तरफ चलते जी हैं। जी जी। अच्छा, यहाँ तो पेड़ खूब हैं भाई, हैं, और कैंपस भी बहुत हरा भरा और खूबसूरत है। हरा भरा तो है पर खूबसूरत क्या मतलब? देखिए हर हरी भरी चीज खूबसूरत तो नहीं होती ना। अब मेरा मतलब है, पेड़ जहाँ होते हैं वो जगह थोड़ी बहुत खूबसूरत तो हो ही जाती है। हाँ, पेड़ तेजी से कम हो रहे हैं, शायद इसलिए मुझे ऐसा लगा। आपने देखा नहीं, यहाँ 2-3 किस्म के ही पेड़ हैं, गुलमोहर, यूकेलिप्टस और ये थोड़े बहुत नीम। जहाँ पेड़ रोपने के लिए रोपे जाते हैं वहाँ ऐसा ही होता है। राइट। इसलिए वो पेड़ लगा दिए जाते हैं जो जल्दी से बढ़ जाएं, छा जाएं। अब जैसे यहाँ के बाग देखिए, मानो पैमाना प्रकार लेकर नाप नाप कर बनाए गए हैं। ये नकली सुंदरता है, जंगल के किसी टुकड़े की अल्हड़ और स्वाभाविक सुंदरता नहीं है ये। तो क्या आप लोगों को ये सब अच्छा नहीं लगता क्या? जब आप नौकरी करते हो ना, तब ऐसे प्रश्न नहीं उठा करते। नौकरी ऐसे प्रश्न करने की आजादी पहले ही आपसे छीन लेती है। रेवा एकाएक चुप हो गई। अंधेरा उतर आया था, पेड़ों पर बसेरा खोजते पक्षियों का शोर बढ़ गया था। हम छोटी मगर पक्की सड़क पर चल रहे थे। उसकी खामोशी को तोड़ने के लिए मैंने पूछा, आप आए नहीं मेरे हॉस्टल के कमरे की तरफ? क्या हॉस्टल के लड़कों से संकोच के कारण? अरे नहीं, दरअसल ख्याल ही नहीं आया। पता था कि आप लिख रहे होंगे। अच्छा, यानी अच्छा कमरा मिल जाने का मतलब ये तो नहीं कि कोई लिख ही रहा होगा? नहीं, मुझे मालूम था कि आप लिख रहे हैं। कैसे? पता नहीं। किसी ने खबर दी? नहीं, मैं किसी से क्यों पूछती? मुझे पता था कि आप लिख रहे होंगे। तो आइए कभी। भाई, दिन भर लिखने के बाद मन होता है किसी से बातें की जाए। राकेश को कहूंगी, वो अच्छी बातें कर लेता है। यानी आप नहीं आएंगी? नहीं, ये बात नहीं। तो दरअसल आपसे बातें करने के लिए तो बात करने वाले का भी इंतजाम कर देंगी आप, जैसे इतनी चीजों का किया। मुझे बात करना नहीं आता। अच्छा, मैं अपनी कमजोरी जानती हूँ ना। अब देखिए, थोड़ी ही देर में ऐसा कुछ बोल दूंगी कि बातों का जाल ही कट जाए, या सामने वाला झट से उचट जाए। भाई, आपकी बातें मन के भीतर से निकलती हैं, बहुत भीतर से, सिर्फ दिमाग की उपज नहीं होती। हाँ, इसलिए आपसे गहरी बातें की जा सकती हैं। वैसे भी अमूमन हम तो सतही बातें ही करते हैं। वो दीवार देख रहे हैं ना? कौन सी? वो जो रोशनी में ये लाल रंग की नजर आती है। अभी भी तो लाल ही नजर आ रही है। हाँ, वो दीवार ही यहाँ की सबसे भद्दी चीज है, जो कैंपस को सारी दुनिया से हटाकर अपने में कैद कर लेती है। कभी हम सोच सकते हैं कि जमीन के किसी टुकड़े को इस तरह बांध लिया जाए? पर जिंदगी भी तो ऐसे ही बांधी जाती है, घर में और फिर या घर की चार दीवारी में। हाँ, पर कम से कम पढ़ने लिखने की जगह तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। उन्हें तो स्वाभाविक ढंग से बाहर की ओर खुला होना चाहिए। ये तो जेल की दीवार सी लगती है, सिर्फ ऊंचाई थोड़ी कम है। रेवा जी, आप भी कमाल करती हैं। आपकी बातें इतनी गहरी होती हैं कि सामने वाला सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। अब देखिए ना, मेरे ठहरने का इंतजाम करने में आपने इतनी दिलचस्पी ली, मुझे तो लगता है कि साहित्य के प्रति आपका लगाव है। अच्छा लगता है देखकर कि कोई हम लोगों की तरह सिर्फ घिसट नहीं रहा। पढ़ती भी काफी होंगी? थोड़ा बहुत। आपको पढ़ा है क्या? अब अच्छा, कैसा लगा आपको? क्या? मेरी कोई किताब है, मेरा लेखन? अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं आप? देखिए, किसी के लेखन के बारे में दोनों किस्म की बातें हो सकती हैं। उसमें अच्छाइयाँ भी हो सकती हैं, उसमें कमियां भी हो सकती हैं, और उसमें जो अब तक नहीं है वो आगे आ सकता है, और जो है वो चला जा सकता है। इन बातों में कोई सार नहीं है। तो सार किस बात में है? सार इसमें कि हम अपने आप से पूछें कि जीवन में हम कितने ईमानदार हैं, या फिर अपने जीवन में कितने ईमानदार रहे हैं, कितने जेन्युइन हैं हम।
लिखते समय तो मैं खुद से पूछ सकता हूं कि क्या जो मेरे मन में था मैंने वही लिखा, लेकिन जीवन में ये जो ईमानदारी, जेन्युइननेस, ये कैसे मापी जाए? हम अपने जीवन में अपने साथ जो कुछ होता रहता है ना, उसके बारे में सोचते रहते हैं, कहते रहते हैं। अब दूसरों के बारे में टिप्पणियां भी करते हैं, लेकिन ईमानदारी है ठहर कर सोचना कि हमारी मान्यताएं, हमारी टिप्पणियां सचमुच ईमानदारी भरी हैं या नहीं। जो लोग हमारे जीवन में आए उन्हें सही सही देख तो रही है ना हम पूर्वाग्रह से ग्रस्त तो नहीं है। फिर इस ईमानदार सोच के अनुसार अपने व्यवहार को ढालना। अरे वाह, मैं अपना नया उपन्यास अब तक जितना लिख चुका हूं उसे यहाँ लाया हूं, उसे ही आगे बढ़ा रहा हूं। जितना लिखा है उसे आपको पढ़ाकर मैं समझता हूं आपसे बातें की जा सकती हैं। मैं जीवन की बात कर रही थी, उपन्यास की नहीं। पर उपन्यास में भी तो जीवन होता है, और फिर मेरे उपन्यास के तो सारे पात्र वो हैं जो सचमुच में थे, उनका जीवन, उनकी जेन्युइननेस। अच्छा। हाँ रेवा जी, मुझे ऐसा लगता है आप इस इलाके से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। हाँ, अच्छा ये रास्ता किस तरफ जाता है? मेरा मतलब है कि आपके घर या मेरे हॉस्टल की तरफ? मेरे घर की तरफ। हाँ? वैसे आपका रास्ता वो है। अच्छा वो। वैसे आप चाहें तो मेरे घर आ सकते हैं। हाँ। थोड़ी देर के लिए। हाँ? नहीं, अभी नहीं आऊंगा। और आपने बताया नहीं? मैं आऊंगी। मैं आऊंगी। लपेट में करीब करीब एक साथ निकले वो दो शब्द, उसकी तटस्थता, आधी इच्छा, हल्का सा वादा, सब झलका गए। ईमानदारी, जेन्युइन होना, अपने प्रति, दूसरों के प्रति या दोनों के प्रति। क्या एक समय में दोनों के प्रति संभव है? अपने समय के प्रति या चिरंतन मूल्यों के प्रति या सभी के प्रति क्या संभव है? मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जिसकी आधी उम्र निकल गई, ये आंकना कि आप कहां तक ईमानदार रहे या कि हैं, कब कभी छुटा देने वाला सवाल है। रेवा सरस्वती की याद दिलाती थी। वही खत, थोड़ा उजला सांवला रंग, वही चिकना भरा भरा चेहरा, वही बड़ी बड़ी आंखें और वैसे ही सुडौल होंठ। 30 साल जो इस बीच सरक गए, जैसे उन्हें पीछे की तरफ ठेलते हुए मैं फिर से उस समय को पा लेना चाहता हूं। तब उम्र की नासमझी में जो सुंदर सुंदर ऊपर से बह गया, उसे हथेली में सहज कर ओस की बूंदों की तरह पीना चाहता हूं। हाँ, रेवा आई बिना बताए, बिना इस फिक्र के कि वो बड़े और ज्यादातर खाली पड़े हॉस्टल के एक कमरे में अकेले रह रहे एक आदमी से मिलने आ रही है। ला 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 ला। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ, अरे रेवा जी, आइए 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 आइए, बैठिए इधर, ये कुर्सी पर बैठिए। हाँ। धन्यवाद। हाँ। यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। वैसे तकलीफ तो उस आध्यात्मिक केंद्र में भी ना होती, शायद ज्यादा आराम ही होता वहाँ पे। यहाँ तो जरा सी चीज के लिए फोन करो या फिर रिसेप्शन तक भागो। नहीं नहीं, आपका अंदाजा बिल्कुल ठीक था। वहाँ मैं लिख नहीं पाता, और लिख नहीं पाता तो घर से निकलना बेकार ही हो जाता। क्यों बेकार जाता? हा? जरूरी है कि हमेशा लिखा ही जाए? पहले ही कितना लिखा जा चुका है। आप खुद भी तो कितना लिख चुके हैं। मुझे लगता था कि उसके मन में मेरे लिए थोड़ा आकर्षण मेरे लेखक होने के कारण रहा होगा, पर ये गलत निकला। वैसे भी मैं अपने से पहले बड़े लेखकों के आगे हूँ क्या? कुछ भी नहीं। क्या सोच रही हैं? अब बस यही सोच रहा था कि अगर लेखन एक भ्रम ही है तो जीने के लिए एक ना एक भ्रम होना ही चाहिए। फिर आप जैसे बुद्धिजीवी में और उस व्यक्ति में क्या फर्क रहा जो पूजा पाठ में लगकर खुद को ईश्वर के पास बराबर होने का भ्रम दिए रहता है? हाँ, वैसे तो हर कोई किसी ना किसी भ्रम में जीता है रेवा जी। अब देखिए ना, अध्यापक ज्ञान दान देने के भ्रम में और माँ बाप अपनी औलाद के लिए जीने के भ्रम में। मेरे ख्याल से ये भ्रम नहीं, ये तो जीने के स्वाभाविक क्रम में होता है। हाँ, तो लिखना भी तो वैसा ही एक कर्म हो सकता है। हाँ,
बशर्ते कि वो उतना स्वाभाविक हो जाए जितना कि माँ बाप का बच्चों को पालना। हाँ, ये सही है कि स्वाभाविकता की इस ऊंचाई तक हम में से कम ही पहुंच पाते हैं। ज्यादातर तो लेखन को अपनी विशिष्टता मान लेते हैं। हाँ, और जहाँ आपने विशिष्टता ओढ़ी तो भ्रम आया। गौर करें तो हमारा हर समय हर क्रिया महत्वपूर्ण है। कुछ लिखा या ना लिखा इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर और तरह से उस समय को आपने महत्वपूर्ण बना लिया तो आपके हिसाब से लिखने का कोई महत्व नहीं? उतना ही है जितना कि वो किसी व्यक्ति के लिए, पाठक के लिए जीवन को समझने का एक जरिया बनता है। लेकिन जीवन को कोई समझ पाया है आज तक? है? और समझकर होगा भी क्या? तो फिर क्या किया जाए? मेरे इस उपन्यास को पढ़ा जाए। ये देखिए, हाँ, ये देखिए, ये लीजिए, ये लीजिए। और जब तक मैं आगे लिखता हूँ आप इसे पढ़िए। क्या आप वाकई ये सोचते हैं कि हमारा जीवन जिस किसी रास्ते लुढ़कते हुए चला जाता है, क्या हम उसे कोई दिशा नहीं दे सकते? क्यों नहीं? लेकिन हम उसे जिधर चाहे उधर हाँक दें, ये भी संभव नहीं। क्यों ना कुछ जीवनों को केस स्टडी बनाकर देखें। किनको? बड़े लोगों के जीवनों को? उनकी जीवनी से उठाकर? नहीं, अब कुछ साधारण जीवनों को उठाकर। अब जैसे मेरे इस उपन्यास में आए जीवन है, या मेरा जीवन, या आपका जीवन। हाँ, क्या आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं? काफी। मेरे पति अलग किस्म के आदमी हैं। हम पति पत्नी से ज्यादा दो दोस्त हैं, दो सहकर्मी हैं। हमारी एक बच्ची है और हम पर कोई स्ट्रेस नहीं है। वैसे घर परिवार के बाहर भी तो जिंदगी होती है रेवा जी। क्यों नहीं? मेरी है, मेरी नौकरी है, वहाँ अपने अपने पति के सहकर्मियों से इंटरेक्शन होता रहता है। कोई कमी? क्या आपको कुछ ऐसा लगता है? नहीं तो फिर शायद जहाँ सब कुछ अच्छा होता है ना, वहाँ भी हम कुछ ना कुछ कमी ढूंढने लग जाते हैं, खास तौर से हम भारतीय। माफ कीजिएगा, मुझे ये पूछना नहीं चाहिए था आपसे। बस ऐसे सवाल अंतरंगों के बीच उठते हैं। कोई बात नहीं। बौद्धिक स्तर पर कोई भी उन पर बात कर सकता है। लेकिन जाने क्यों आपको देखकर ये सवाल मेरे मन में उठते रेवा जी। इसलिए कि मैं बहुत सजी सवरी नहीं रहती। दरअसल मुझे इसमें दिलचस्पी ही नहीं है। और आप भी नोट कर लें। क्या? मेरी सुंदरता आदि को लेकर कभी बात ना करें। किसी भी शारीरिक चीज में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। अरे हम उन चीजों की तारीफ क्यों करते हैं जो हमें ईश्वर से, माँ बाप से या कहीं से मिल गई होती है, जिन्हें पाने के लिए हमने यत्न नहीं किया होता। जबकि उन बातों की तारीफ होनी चाहिए जिन्हें हम मेहनत से हासिल करते हैं। जैसे कि आपका ये लेखन। ये कहते कहते रेवा सक पका गई। जिस लेखन को थोड़ी देर पहले उसने बेमानी ठहरा दिया था, अब उसी के प्रति उसका दबा दबा सा आकर्षण बाहर आ गया था। एक आकर्षण हम दोनों के बीच भी पनपने लगा था। उसमें मुझमें कोई 15 बरस का अंतर था, लेकिन फिर भी हम उम्र थे, क्योंकि दोनों एक तरह का वैवाहिक रूटीन उतने समय तक जी चुके थे जितना कि हमारी मानसिक उम्र सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक था। उसमें जीवन की उन गुत्थियों को जानने की उत्सुकता थी जिनसे मैं उलझा था। आप इन दिनों किन गुत्थियों से उलझ रही हैं? इन दिनों मुझे लगता है कि तमाम उछल कूद के बावजूद जीवन कितना सीमित है। एक रूटीन, और ये रूटीन हम पर बराबर हावी रहता है, और मन पर अतीत जिससे छूटकर हम कुछ भी नहीं हो सकते। क्या आपको लगता है कि आप अपने अतीत से मुक्त नहीं हो सके? अपने कस्बे, वहां के लोगों और उनकी छोटी मोटी बातों से मैं मुक्त हो गया था, और ऐसा मुझे तब लगा जब मैं बड़े शहर का आधुनिक बौद्धिक जीवन जीने निकला। पुरानी बातें बहुत मामूली दिखी, पर जीवन के उतार की शुरुआत के इस बिंदु पर पहुंचने पर लगता है कि मुक्त होना, आधुनिक होना, ये बातें बस खुशफहमी से ज्यादा कुछ भी नहीं थी। जो मेरे साथ बचपन या किशोरावस्था में हुआ, उससे मैं मुक्त नहीं हो सकता। यहां तक कि सुंदरता के वो पैमाने आज तक वही हैं। वो लड़की जो बचपन में मुझे सुंदर दिखी थी, अब वैसी ही लड़की मुझे आज भी सुंदर लगती है। अब या फिर जिन क्षणों में कोई लड़की सुंदर लगती है, वो बचपन की उसी लड़की की तरह नजर आती है। सबके साथ क्या
ऐसा होता है? कह नहीं सकता, अब हम दूसरों को इतना जान नहीं पाते। मैं ये कहने आई थी कि रात का खाना आप हमारे यहाँ खाएं। अब क्यों परेशान होती हैं रेवा जी? यहाँ कैंटीन से खाना आ जाता है और खाना भी अच्छा ही है। आज यहाँ मना कर देंगे। हाँ? इस बहाने आपकी राकेश से भी बात हो सकेगी। चलिए ठीक है। अब तो मैं चलती हूँ। सुनिए, चाय पीकर जाइएगा। अब अभी नहीं, फिर कभी। तो फिर कभी जरूर आइएगा। हाँ? अच्छा। अरे आया करिए। अब देखिए ना, आपसे बात करना मुझे कितना अच्छा लगता है। ठीक है। वैसे आज शाम को भी बातें होंगी ना आपसे, और इतनी होंगी कि आप पक जाएंगे। मुझे आम समझ रखा है आपने? है? अच्छा, तो मैं चलती हूँ। ओके रेवा, ओके, गुड बाय। वो हंसी और चली गई। उपन्यास के पृष्ठ जैसे कि इतनी देर उसके हाथों में रह आए थे, मगर उनकी तरफ से वो करीब करीब बेखबर थी। कोहरे में कैद रंग। अभी आप गोविंद मिश्र के लिखे उपन्यास पर आधारित इस रेडियो धारावाहिक की छठी कड़ी सुन रहे थे। रूपांतरकार थे शरद तिवारी, प्रस्तुतकर्ता सुदर्शन कुमार, निर्देशिका मंजू आलोक, सहयोग मनमोहन जोशी, ध्वन्यांकन और मिक्सिंग शरद शर्मा। भाग लेने वाले कलाकार थे रमा पांडे, शरद तिवारी, जितेंद्र गुप्ता, विमल किशोर उनियाल, दीप शिखा जोशी और मनमोहन जोशी। इस धारावाहिक की अगली कड़ी आप आज ही के दिन इसी समय सुन सकेंगे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।